Hello everyone, I am gonna post a video series on the literary theory and literary criticism. So stay tuned with us. Let's start from the first video of this series. First of all, what is literary theory? Literary theory is the body of the ideas and method we use in the practical reading of the literature for the analysis and the interpretation of any literary work. लिटरेरी थ्योरी हमें आइडियाज देती है, मेथड देती है, पैरामीटर्स देती है, टेक्निक्स देती है कि हमने किसी भी पीस ऑफ वर्क को स्टडी कैसे करना है, उसको एवेलुएट कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है. वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, लिटरेरी थ्योरी डज नॉट रेफर टू द मीनिंग ऑफ द वर्क ऑफ द लिटरेचर. ये हमें मीनिंग नहीं देती बल्कि हमें एक लेआउट देती है, प्रोसीजर देती है कि हमने किसी भी पीस ऑफ वर्क को देखना कैसे है और इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं. वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ द लिटरेरी थ्योरीज एंड फॉर्मलिज्म इज वन ऑफ देम. किसी भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले उसके बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी थ्योरी आती है उससे पहले जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है या तो वो उसी ही की डेवलप्ड फॉर्म होती है या वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, चैलेंज होता है और एक नई थ्योरी निकल के सामने आती है. तो फॉर्मलिज्म को स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है. फॉर्मलिज्म से पहले जो मेथड प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी के अंदर वो बायोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म था. इसका मतलब है कि जो लाइफ ऑफ द ऑथर है, यानी जो वर्क जिस ऑथर ने लिखा है, जिस बंदे का है, हमने उस वर्क से पहले उसकी लाइफ को स्टडी करना है और उसकी लाइफ और उसकी कंडीशंस डिटरमिन करेंगी उसके मीनिंग को और उसके एनालिसिस को और इसकी इंटरप्रिटेशन को. जो फॉर्मलिज्म है यहाँ पे जब आता है तो ये सिस्टम को कंप्लीटली तौर पे रिजेक्ट करता है. फॉर्मलिज्म डिड नॉट इंटरटेन सब्जेक्टिव रीडिंग एंड अपोज द सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, जो कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मलिज्म के अंदर सिंबोलिज्म को भी डील नहीं किया जाता. फॉर्मलिज्म के लिहाज से लिटरेचर इज अ सेल्फ सफिशिएंट. फॉर्मलिज्म इज अ टेक्स्ट ओरिएंटेड थ्योरी. ये एक ऐसी क्रिटिकल अप्रोच है जिसके अंदर एस्थेटिक कंपोजिशन यानी उसकी फॉर्म, उसकी लैंग्वेज, उसकी टेक्निक और स्टाइल को स्टडी किया जाता है. हमारे पास कोई भी पीस ऑफ वर्क जिसको हमने स्टडी करना है, हमने उसकी फॉर्म, लैंग्वेज, टेक्निक और स्टाइल को देखना है. और वो जो आर्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको आइसोलेट करना है तमाम सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस से. फॉर्मलिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑथर ओरिएंटेड यानी ऑथर के लिहाज से देखना, रीडर रिस्पॉन्स यानी रीडर के जो माइंड में चीजें हैं उसके लिहाज से, या कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन या जिस चीज के अंदर वो वर्क लिखा गया है उसके लिहाज से देखना अनसाइंटिफिक है. ये चीजें अनसाइंटिफिकल है और फॉर्मलिज्म इसको डायरेक्ट चैलेंज करता है. उसके मुताबिक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टडी करना है उसको हमने सारी चीजों से आइसोलेट करना है और उसको अंडर द ऑब्जर्वेशन रखना है और उसको स्टडी करना है. फॉर्मलिज्म के ऊपर इमैनुअल कांट का बहुत इन्फ्लुएंस है. इमैनुअल कांट का जो वर्क है उसके अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन माइंड है वो मैथमेटिकल ऑर्डर तलाश करता है नेचर के अंदर. यानी हमने जिन चीजों को भी समझना होता है, जो ह्यूमन माइंड है उसके अंदर मैथमेटिकली ऑर्डर होता है, मैथमेटिकल ऑर्डर बनाने की कोशिश करता है. तो फॉर्मलिस्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म है जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है और इसी मैथमेटिकल ऑर्डर से एस्थेटिक जो प्लेयर है लिटरेचर के अंदर उसको अचीव किया जाता है. तो यहाँ पे इसका क्रक्स ये है कि जो फॉर्मलिज्म है हमारे पास ये फॉर्म ओरिएंटेड है. इसमें हमने कंटेंट को नहीं देखना बल्कि फॉर्म को देखना है कि वो जो कंटेंट है वो किस फॉर्म के अंदर दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज. तो इमैनुअल कांट के वर्क को सामने रखते हुए देखा जाए तो फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट ये नहीं देखा जाता कि क्या चीज नरेट की गई है, बल्कि ये देखा जाता है कि उस चीज को कैसे नरेट किया जाता है. तो इस लिहाज से जो नरेटर है और नरेटर का स्टाइल है उस फॉर्म को एक्सप्लेन करने का, उसको बयान करने का, ये डिपेंड करता है और इसी से मीनिंग चेंज होते हैं. फॉर्मलिस्ट के अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट है यहाँ पे हमने टेक्सचुअल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली चलना है.
The language of the text is given the basic importance, and formalist draws a line of distinction between the poetic language and the ordinary language. इनके अकॉर्डिंगली एक लैंग्वेज जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और एक वो लैंग्वेज जो हम लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जो लिटरेचर के अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज होता है, और आम जिंदगी के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फॉर्मलिज्म के पायनियर्स और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फॉर्मलिज्म के अंदर हमें दो सर्कल मिलते हैं। एक मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है जो 1915 के अंदर आया, और इसको हेड करते हैं रोमन जैकobson। और उसके बाद सेकंड है ओपेज द सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ द पोएटिक लैंग्वेज। ये एक साल बाद 1916 के अंदर आता है, जिसमें विक्टर शिक्लोव्स्की जो इनके मेन फाउंडर हैं। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स इंडिपेंडेंस ऑफ एनी लिटरेरी वर्क की बात करते हैं। जैसे पहले बात की है कि तमाम सोशल, हिस्टोरिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरियाज और इनके जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं, इन सभी को हमने आइसोलेट कर देना है उस टेक्स्ट से जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर्मलिज्म के अंदर हमारे पास 3 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड focusing on the poetic language and the prose composition, and second re-examine many literary problems। वही जो literary problems हैं उन्हीं को दोबारा re-examine किया जाता है। और थर्ड पीरियड के अंदर जब स्टेलिन आ जाता है रशिया के अंदर, क्योंकि बेसिकली ये सारा स्ट्रक्चर जो है और ये थ्योरी है रशिया के अंदर ही बनी है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरी चीज़ों की वजह से जो इसकी इंपॉर्टेंस है और इसकी वैल्यू है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। आगे फॉर्मलिज्म डील करती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर्मलिज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फॉर्मलिस्ट इज टू फाइंड आउट द लिटरेरीनेस। लिटरेरीनेस होता है द क्वालिटी ऑफ द बीइंग लिटरेरी, यानी किसी भी वर्क जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी लिटरेरीनेस को हमने स्टडी करना है कि वो लिटरेरी कैसे है। रोमन जैकobson अपनी बुक के अंदर कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन लिटरेरी साइंसेस इज नॉट लिटरेचर बट द लिटरेरीनेस। फॉर्मलिज्म के अंदर हमारे पास जो इंट्यूशन, इमेजिनेशन और जितनी भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं और इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो चीज हम स्टडी करते हैं वो ये है अकोमोडेटिंग द लिटरेरी डिवाइसेस। जो लिटरेरी डिवाइसेस है जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये लिटरेचर प्रोड्यूस होता है और यही लिटरेरीनेस है। इनके अकॉर्डिंगली जो लिटरेरीनेस है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लिटरेरी है वो कैसे की जाती है, वो लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करके की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास एम्बिगुइटी, मेटाफर, पैरेललिज्म, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूजन, डिक्शन और बहुत सारी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं जिनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि फॉर्मलिज्म के अंदर लिटरेचर को नहीं लिटरेरीनेस को डिस्कस किया जाता है। और लिटरेरीनेस क्या है? लिटरेरीनेस ये है कि किसी भी चीज को तैयार कैसे किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज की गई हैं। तो ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता बल्कि उस ऑब्जेक्ट को कैसे प्रेजेंट किया गया है ये चीज मैटर करती है। द लिटरेरी वर्क इज द सम टोटल ऑफ द लिटरेरी डिवाइस। विक्टर शिक्लोव्स्की कहते हैं कि जो लिटरेरी वर्क है तमाम लिटरेरी डिवाइसेस को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो लिटरेरी वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मलिज्म के अंदर हमारे पास 2 मेथड हैं जिसके जरिए ये लिटरेरीनेस और हम सारे के सारे स्ट्रक्चर को डील करते हैं और फॉर्मलिस्ट इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर डीफेमिलियराइजेशन और फोरग्राउंडिंग है। डीफेमिलियराइजेशन में क्या है? इसका मतलब होता है कि एक चीज़ जो पहले से हमें पता है, जो फेमिलियर है जिस चीज़ से, उस चीज़ को एक नए पैराए के साथ, एक नए लेआउट के साथ ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि वो हमें फ्रेश लगे, न्यू लगे, एक नई चीज हमारे पास मुतारफ की जाए। चीज वही होती है लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है जिससे हमें लगता है कि कोई नई चीज है। ये आर्ट ऑफ टेक्निक के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने रोमांटिक पीरियड पढ़ा है, उसके फिक्चर्स पढ़े हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि कॉलेज और रोमांटिक्स जितने भी पोएट्स हैं वो जो हमारे पास आम यूजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं और नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग और बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगते हैं। हालांकि चीज़ें वही नॉर्मल होती हैं लेकिन उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका है
उसके अंदर एक ऐसी डिवाइसेस, ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है कि वो हमें नहीं लगती है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक तो आम तरीका होता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, और एक के अंदर हम मेटाफर्स और सिमिलीज यूज करते हैं, जिस तरह माई बिलव्ड इज लाइक अ मून, शी इज लाइक अ रोज फॉर मी, शी इज माई सोलमेट, और इस तरह की जो सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं ये डीफेमिलियराइजेशन के अंदर आ जाती हैं। अगर इसके हम एग्जांपल और देखें तो इसमें हमारे पास ऑल हिज होप्स वर निप्ड इन द बर्ड, ये ऑर्डनरी लैंग्वेज है, लेकिन जब हम इसको पोएटिक लैंग्वेज के अंदर लेके जाएंगे, निप्ड इन द बर्ड वर ऑल हिज होप्स, एक तो जो नरेटर, जो बंदा इसको नरेट कर रहा है, और दूसरा इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है, तो ये फेमिलियराइजेशन के अंदर आ जाता है। Art is a way of experiencing the artfulness of an object. The object is not important. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोरग्राउंडिंग एंड डीफॉर्मेशन। ये भी डिवाइसेस हैं। डीफॉर्मेशन का मतलब है कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम चेंजेस कर देते हैं, उसके अंदर उसको एस्थेटिक बनाने के लिए, और जो हमारे माइंड को प्लेजेंट लगे उस चीज को क्रिएट करने के लिए। और फोरग्राउंडिंग को अगर आप रिलेट करें, ये अगर आप स्टाइलिस्टिक्स पढ़ें तो फोरग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कोई चीज बैकग्राउंड में ले जाना, और फोरग्राउंडिंग जिस किसी चीज को आगे लेके आना। फोरग्राउंडिंग में क्या होता है, ये द यूज ऑफ डिवाइसेस एंड टेक्निक्स व्हिच पुश द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इनटू द फोरग्राउंड सो दैट द लैंग्वेज ड्रॉज अटेंशन टू द इटसेल्फ। इसके अंदर हम एक ऐसा तरीका का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर जो चीज बताई जा रही है उसके ऊपर हमारी इंटेंशन नहीं रहती, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, जो रीडर होता है बल्कि उस चीज पे अपनी फोकस लेके जाता है, अपनी उस चीज के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन लेके जाता है, कोई चीज कहीं कैसे जा रही है, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट जिसको बताया जा रहा है उस पे हम कंसंट्रेट नहीं करते, बल्कि जिस तरीके से बताया जा रहा है उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, अभी एक आम सी बात है, लेकिन इसके अंदर क्या किया गया है कि जो साउंड है, जो सेम साउंड है, वो रेपिटेशन हो रही है, तो इस चीज को फोरग्राउंडिंग कहते हैं, कि जिसके अंदर हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करते हुए जो लैंग्वेज है कैसे इस्तेमाल की जाए उसकी तरफ अटेंशन लेके आते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, तो ये सारी की चीजें हैं, सारे तरीकाकार हैं, ये सारे के सारे फोरग्राउंडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो लास्ट पे आपको ये भी बता देता हूं कि जो फॉर्मलिज्म है बेसिकली ये पोइट्री के ऊपर थी, जो पोइट्री का एनालिसिस के लिए, उसकी एवेल्युएशन के लिए और उसके इंटरप्रिटेशन के लिए था, लेकिन ये प्रोज के ऊपर भी कुछ इसका काम है। यहाँ पे अंदर हमारे पास है एक फिबुला। फिबुला होता है कि जो हम स्टोरी बनाना चाह रहे हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है, और एक होता है सुजट, कि जो रॉ मटेरियल है उसको हमने ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, उस रॉ मटेरियल को जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, ये भी फॉर्मलिज्म में बताता है कि वो मैटर करता है, स्टोरी मैटर नहीं करती। तो जो स्टोरी टेलर्स होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, सिलेक्शन, कॉन्सीलमेंट्स और बहुत सारी चीजें, जिसके अंदर जो स्टोरी है उसकी बजाय जिस तरह स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज आपने खुद बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर, कि ये जो चीज है ये फोरग्राउंडिंग के अंदर आती है या डीफेमिलियराइजेशन के अंदर आती है। लास्ट पे हमारे पास फॉर्मलिज्म के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। जैसे फॉर्मलिज्म क्रिटिसिज्म था बायोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म के ऊपर, इसी तरह फॉर्मलिज्म के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। यहाँ पे हमारे पास रेन बेलिक का क्रिटिसिज्म है। वो बताते हैं कि जो रशियन फॉर्मलिज्म है ये बहुत ज्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक है, इसके अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट्स है, जो इमेजिनेशन, इंट्यूशन और दूसरे सारे के सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है। और ये फर्दर ये भी कहते हैं कि इसके अंदर जो हमें बताया गया है कि हमने डिफरेंट जो टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है और उसके अंदर किसी भी वर्क के अंदर नोवेलिटी लेके आनी है और उसको डीफेमिलियराइज करना है, फोरग्राउंडिंग यूज करनी है। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पे हम इस सभी को यूज कर लेते हैं, फिर वो जो चीजें यूज हो गई हैं वो तो दोबारा लोग उससे यूज टू हो चुके हैं, तो इवेंचुअली जो नोवेलिटी है, जो नया कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आ जाता है। उसके बाद जुलिविया क्रिस्टिविया है, ये भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करती है
कि ये बताती हैं कि जो लिटरेचर की क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रशियन फॉर्मलिज्म है ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है, बहुत ज़्यादा फॉर्म ओरिएंटेड है, टेक्स्ट ओरिएंटेड है। तो ये जो हमारे पास सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और दूसरे फैक्टर्स होते हैं लिटरेचर के अंदर जिनको हम देखते हैं, और लिटरेचर इनसे इन्फ्लुएंस भी होता है, उनको स्टडी नहीं करता। इस टॉपिक्स के नोट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फॉर्मलिज्म के लिहाज से आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।